तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेन, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर एक किसी के फंक्शन को कोई सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो किसी को रन करना है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा कि ब्लड फ्लो बढ़ाना है। ठीक है, और सप्लाई ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा इंक्रीज़ करने का, एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के थ्रू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मसल्स काम कर रहे हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक दूसरे मतलब ये ऑर्गन एक दूसरे के मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए। और जब हम एक्सरसाइज मतलब रोक देंगे फिजिकल एक्सरसाइज, तो नर्व एक्टिविटी, लंग्स, हार्ट, किडनी सब ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेप पहुँच जाए। तो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम पाया जाता है, न्यूरल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है पूरा, तो ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और न्यूरॉन होता है इसलिए क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पर तुरंत फास्ट में कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे आप कोई टच कर दिया, कोई पिन चुवा दिया, तो वहाँ पर आप फास्ट रिएक्ट करते हो, क्यों, न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है वो, तो रैपिड कंट्रोल होता है वहाँ पर। और रैपिड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो करता है, पता है आपको। फिर एंडोक्राइन जो होता है यहाँ पर केमिकल इंटीग्रेशन होता है, और ये हार्मोन्स के थ्रू होता है। जब इसमें कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो होता है वो हार्मोन्स के थ्रू यहाँ पर रेगुलेट होता है, और ये जो हार्मोन्स होता है वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या आ जाएगा, जैसे कि हाइट का बढ़ना, ठीक है, बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं चेंज होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, ठीक है, वॉइस का डीप होना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो जो भी है चेंजेस जो लॉन्ग टर्म में होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको समझते हैं। तो लोअर इनवर्टिब्रेट में बात कर ले तो उसका जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल होता है, बेसिकली नेटवर्क न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और इसमें कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन नहीं होता है न्यूरॉन्स, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। और इसके बाद हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं थोड़ा, तो इसमें ब्रेन थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ब्रेन प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ गैंग्लियाज, न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसमें ब्रेन्स प्रेजेंट होता है और सेगमेंटेड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। फिर हम वर्टिब्रेट्स की बात कर ले तो वर्टिब्रेट में और डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, हाईली कॉम्प्लेक्स ब्रेन पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और एक्सटेंसिव न्यूरल इंटीग्रेशंस में पाया। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम रहता है ह्यूमन्स में, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और बेसिकली साइट होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो जितने भी नर्व्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है सीएनएस से। तो जो भी ऑर्गेन्स होता है ना, ऑर्गेन्स से जो न्यूरॉन्स वगैरह रहता है पेरिफेरी से, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये सीएनएस को छोड़कर जितने भी बाहर वाले पार्ट्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर और डिफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर जो होता है वो मतलब पेरिफेरल ऑर्गन से जो है वो इम्पल्स को वो सीएनएस तक पहुंचाता है, और डिफरेंट फाइबर जो होता है ना वो सीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, कोई इम्पल्स वगैरह, वो पेरिफेरल ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, ये काम होता है। फिर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में। तो सोमैटिक मतलब ये जो होता है वॉलेंट्री होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के पास आता है, और सीएनएस स्केलेटल मसल के पास, और ये हमारे कंट्रोल में होता है। ऑटोनोमिक जो होता है वो सीएनएस से जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन स्मूथ मसल्स के पास आता है। ठीक है, और इस ऑटोनोमिक का भी दो टाइप होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, एक्साइट कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक डाउन रेगुलेट करता है, मतलब शांत करता है बॉडी को। ठीक है, फिर विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जितने भी नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियंस, प्लेक्सस, ठीक है, जो क्या करते हैं इम्पल्स को सीएनएस से विसरा तक ले आते हैं और विसरा से सीएनएस तक ले आते हैं, ये काम करते हैं, वो सब विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ एक मोटर न्यूरॉन का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट, मतलब इससे क्या क्या
स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। तो सबसे पहले सेल बॉडी होता है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और इसमें टिपिकल सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मतलब जो कि यूकेरियोटिक सेल से पाए जाते हैं। फिर एक्सॉन होता है और इसके ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी से निकलता है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, जो ये इम्पल्स को सेल बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है, टुवर्ड सेल बॉडी। फिर इसमें ये छोटे फाइबर्स होते हैं डेंड्राइट्स, इसमें ब्रांचेस पाया जाते हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और साइटोप्लाज्म होता है ना इसका सेल बॉडी का, उसके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो डेंड्राइट्स होता है ना, उसके अंदर भी निसल्स ग्रैन्यूल पाया जाता है, ठीक है, डेंड्राइट्स के अंदर भी। एक्सॉन का काम क्या होता है, एक्सॉन जो होता है ना, वो इम्पल्स को जो है सेल बॉडी से सिनैप्स तक पहुंचाता है, मतलब सेल बॉडी से दूर पहुंचाता है सिनैप्स तक, ठीक है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, ठीक है। सिनैप्स कब बनता है, सिनैप्स बनता है जब ये जो न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड है ना, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाता है तो सिनैप्स बन जाएगा। और अगर ये एक मसल्स के पास जाएगा ना तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है। डिजिटल एंड ब्रांच होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सॉन का। तो सिनेप्टिक नॉब जो होता है उसमें वेसाइकल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एसिटाइलकोलाइन एक एग्जाम्पल है। फिर न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होता है ना, उसमें एक एक्सॉन्स होता है और 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया था हमारे ब्रेन में। जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होता है उसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, ठीक है, ये रेटिना में पाया जाता है आइज़ में। और जो यूनिपोलर होता है उसमें सिर्फ सेल बॉडी होता है और एक एक्सॉन होता है ओनली, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूजुअली। और एक्सॉन्स की बात करते हैं, एक्सॉन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में क्या होता है, ये बेसिकली इन्वेलप्ड होता है स्वान सेल से, और स्वान सेल जो होता है ना वो माइलिन शीथ बनाता है एक्सॉन के अराउंड, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ है उसके बीच में ना गैप्स देखने को मिलता है, ठीक है। उस गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, ठीक है, वो बेसिकली माइलिनेटेड एक्सॉन्स वाले जो न्यूरॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। और जो नॉन माइलिनेटेड वाले हैं उसमें भी स्वान सेल प्रेजेंट होता है, ये भी इनक्लोज स्वान सेल, लेकिन ये जो यहाँ पर जो स्वान सेल होता है ना वो शीथ नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स के अराउंड। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑटोनोमस में सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। हम एक्सोनल मेम्ब्रेन पे रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, एक्सोनल फ्लूइड है इसके अंदर, ये बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर का चीज़ है। तो देखो बाहर की तरफ जो है ना वो मैक्सिमम नंबर में सोडियम पाया जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेशन सोडियम का होता है, और इसमें कम कंसनट्रेशन पोटासियम का बहुत कम कंसनट्रेशन होता है आउटसाइड फ्लूइड में। और वहीं हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड इसका उल्टा होता है, इनसाइड पोटासियम कंसनट्रेशन ज़्यादा आता है और सोडियम कंसनट्रेशन बहुत कम होता है, लो सोडियम कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। और अंदर में जो है वो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक। तो जो रेस्टिंग स्टेट होता है ना उसमें जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सोडियम पोटासियम पंप होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, मतलब एनर्जी खर्च करके 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं, 3 सोडियम आउटवर्ड, और 2 पोटासियम को अंदर भेजते हैं। उससे क्या होता है कि बाहर की तरफ जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो आता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो बाहर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है और अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें कुछ जो होता है वो आयन चार्ज जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट में ये मेंटेन रहता है, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव। फिर यहाँ पर अब हम सोचते हैं डिपोलराइजेशन कैसे होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो जैसे भी कहीं से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है ना, बाहर से स्टिमुलाई अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर जो सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स थे वो ओपन हो आते हैं और नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में क्लोज होता है, लेकिन ये जब कोई स्टिमुलाई मिलता है तो ओपन हो आते हैं और उसमें रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, ठीक है। सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, देखो तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो है वो डिपोलराइज हो गया, ठीक है। इधर वाला रेस्टिंग पोटेंशियल में ही है, ठीक है, बट इधर वाला जो है वो डिपोलराइज हो गया। तो यहाँ पर साइड ए के पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल, साइड ए के पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और ये यही नर्व इम्पल्स होता है और इसका प्रोपगेशन समझते हैं।
तो देखो साइड ए के पास यहाँ पर इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है। ये जो एरो बना है ना थोड़ा सा गलत बन गया, आई एम सॉरी। ये बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए प्लस नेगेटिव, मतलब माइनस नेगेटिव, ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर होना चाहिए था। तो समझो यहीं पे है, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर बन गया और हम इसको साइड बी मान लें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव बन गया और बाहर की तरफ नेगेटिव ही है, ठीक है। तो क्या होता है अब इसके जस्ट बाद साइड ए पे तो ऐसा है, साइड बी पे कैसा है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है। अब वो पता है करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करता है, तो बाहर की तरफ जो है करंट यहाँ पर बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, और अंदर में जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, और यही होता रहता है। और ये जो सेलेक्टिव परमेबल आयन चैनल होता है ना वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब बहुत कम समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ओपन होता है फिर क्लोज हो आता है ये। तो इस तरीके से क्या होता है कि सर्किट का करंट जो होता है वो फ्लो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर साइड बी पे भी पोलैरिटी रिवर्स हो आता है, मतलब जैसे यहाँ पर था ए पे, वहाँ पे बी पे पास आता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो बी पे फिर से जनरेट हो जाता है, और इसी तरीके से जो है वो इम्पल्स बी पे आता है और फिर ऐसे ही मूव करता है इम्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोपेगेशन होता है यहाँ पर। फिर रीपोलराइजेशन कैसे होता है, तो फिर ये जैसे मैंने बताया कि जो स्टिमुलस इंड्यूस जो यहाँ पर सोडियम चैनल था, ठीक है। तो सोडियम का जो एंट्री था वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ था, बहुत ही कम समय को लेता है होता है, फिर वो बंद हो जाता है। फिर उसके तुरंत बाद जो होता है वो पोटासियम का जो है राइज होने लगता है, ठीक है। पोटासियम जो होता है बाहर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है यहाँ पर मेंटेन हुआ आता है फिर से, मतलब जो रेस्टिंग पोटेंशियल है फिर से मेंटेन हुआ आता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में, ठीक है, रिपोलराइजेशन में कौन सा आयन रोल प्ले करता है, पोटासियम आयन रोल प्ले करता है, और डिपोलराइजेशन में कौन सा रोल प्ले करता है, सोडियम रोल प्ले करता है, याद रखना है आपको। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब रिस्टोर हो गया, तो फिर से जो है नर्व फिर से रिस्पॉन्सिव है, मतलब अब नेक्स्ट फिर से वो इम्पल्स फायर कर सकता है, फिर से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। अब हम सिनेप्स की बात करते हैं। तो सिनेप्स होता है दो तरीके का हो सकता है, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, यहाँ पर जो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन होता है ना वो बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में, मतलब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। जिसके कारण क्या होता है करंट जो होता है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का वो बेसिकली उसी तरह होता है जैसे यहाँ पर एग्जॉन्स के अलॉन्ग जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। बहुत ही फास्टर होता है, केमिकल सिनेप्स की तुलना में बहुत फास्टर होता है ये। और ये हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयर पाया था। हमारे सिस्टम में मेनली जो है ना वो हमारे बॉडी में जो है मेनली केमिकल सिनेप्स ही पाया जाता है। तो इसमें जो है वो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड फील्ड स्पेस से यहाँ पर सेपरेटेड रहता है, और इसमें इसको सिनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड रहता है, एक जगह टर्मिनल है, और इसमें जो है वो वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और वो फिर नेक्स्ट जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो केमिकल सिनेप्स में जो मतलब ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का वो कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, एक्शन टर्मिनल पे आया, ठीक है। फिर ये जो होता है इसका कारण होता है सिनेप्टिक वेसिकल जो होता है वो मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगता है, सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर से। फिर ये फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो सिनेप्टिक नर्व का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ। तो ये फ्यूज कर जाता है, तो ये यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है सिनेप्टिक लेट में। अब ये जो सिनेप्टिक लेट में न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हुआ ना, ये बाइंड कर जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे। एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर के, उससे बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर बाइंड कर जाता है, उसके बाद जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक चैनल्स होता है, ठीक है। चैनल्स में के थ्रू आयन का एंट्री होता है, ठीक है। और फिर से जैसे आयन का एंट्री होता है तो वहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर नया जो है वो इलेक्ट्रिक मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इधर वो एक्साइटेटिव हो सकता है, इनहिबिटिव हो सकता है। एक्साइटेटिव मतलब वो एक्साइट कर सकता है या फिर इनहिबिट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल जो हमारा ब्रेन है, कमांड सेंटर है, कंट्रोल सिस्टम है पूरा का पूरा हमारे बॉडी का, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी चीज़ से मिलकर बनता है, उसमें सेरिब्रम होता है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। और दोनों का कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम, ये, ठीक है, कनेक्ट ये कॉर्पस कैलोसम है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट थैलेमस होता है उसके ऊपर। और ये पीछे सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है,
मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाद। तो हमारा ब्रेन करता क्या है बेसिकली, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनी, हार्ट्स, थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, हंगर, थ्रस्ट में, सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, और एंडोक्राइन ऑर्गन के एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ह्यूमन बिहेवियर, और ये विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स सबका प्रोसेसिंग साइट है, ठीक है। फिर मेनिंजेस क्या होता है, हमारा जो बोन होता है, ठीक है, स्कल, हमारा ब्रेन जो होता है वो उसका कवरिंग होता है, ठीक है, मेनिंजेस। इसके पार्ट्स होते हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पियामेटर। इसको याद रखो, ड्यूरामेटर मतलब ये दूर होता है, मतलब ये सबसे आउटर लेयर होता है। एरेक्नोइड जो होता है वो बीच वाला होता है, थिन होता है, ठीक है। पियामेटर जो होता है वो सटा होता है ब्रेन के पैरेन्काइमा से, ब्रेन के टिश्यू से, ठीक है। ये हम सेरिब्रम की बात करते हैं, तो सेरिब्रम जो होता है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है, और इसे डीप लेफ्ट से डिवाइड हुआ आता है दोनों हेमिस्फीयर में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। और जो दोनों हेमिस्फीयर है ना वो अंदर की तरफ जो है कनेक्टेड होता है कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। फिर हम बात करते हैं सेरिब्रल स्ट्रक्चर, कोरोनरी व्यू मतलब काट के देखते हैं। तो काटने के बाद आप देखिए इसका जो है वो ये इसमें मतलब दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और एक कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, एक अंदर वाला पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को वाइट मैटर कहते हैं। तो ग्रे मैटर जो होता है ना वो कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो बेसिकली लेयर ऑफ सेल्स होता है, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें बेसिकली न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज होता है ना वहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है। इसमें मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया पाया जाता है। फिर एसोसिएशन एरिया होता है ना ग्रे मैटर में, ठीक है, वो ना ही तो क्लियरली सेंसरी होता है ना ही क्लियरली मोटर होता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन करता है, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन बनाना, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। फिर वाइट मैटर क्या होता है, ये बेसिकली इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, और इसमें जो होता है वो एक्सॉन्स होता है, बेसिकली फाइबर ऑफ ट्रैक्ट्स कवर्ड इन माइलिन शीथ, ठीक है, और ओपेक वाइट अपीयरेंस होता है, इसको वाइट मैटर कहते हैं। फिर हमारा फोर ब्रेन जो होता है, ठीक है, उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक तो हो गया सेरिब्रम, दूसरा कंपोनेंट थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली रैप्ड होता है सेरिब्रम से, सेरिब्रम मतलब इसके चारों तरफ सेरिब्रम होता है, और ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। फिर इसके बाद थैलेमस के नीचे जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, वो थैलेमस के बेस पे होता है। ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग के अर्ज को, ड्रिंकिंग के अर्ज को, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाया जाता है जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है ना वो बेसिकली यही वाला हाइपोथैलेमस हार्मोन को वो रिलीज करता है। फिर लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, क्या आता है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों मिला के लिम्बिक सिस्टम का बोलते हैं। और लिम्बिक सिस्टम का और हाइपोथैलेमस का जो कंबाइंड फंक्शन है क्या होता है, ये बेसिकली सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज मतलब गुस्सा वगैरह, फियर, मोटिवेशन, ये सब काम होता है लिम्बिक सिस्टम का। फिर हम बात करते हैं मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन का। तो पहले मिड ब्रेन की बात करते हैं हम। मिड ब्रेन जो होता है बेसिकली थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है, और मतलब थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, और पॉन्स जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। इसके अंदर में जो है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट पाया जाता है, ठीक है, या फिर कैनाल जो है उसके इसके थ्रू पास करता है, मिड ब्रेन के थ्रू। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो मिड ब्रेन के थ्रू पास करता है, और इसमें इसके डोर्सल पोर्शन में जो है 4 राउंड स्वेलिंग पाया जाता है, इसको 4 राउंड स्वेलिंग लो पाया जाता है, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। फिर हिंड ब्रेन में क्या आता है, हिंड ब्रेन में बेसिकली पॉन्स आता है और सेरिबेलम आता है। तो हिंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लांगेटा भी आता है, ठीक है, वो भी देखते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पॉन्स में जो है वो बेसिकली ये बेसिकली फाइबर ट्रैक्ट्स जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है उससे बना हुआ होता है। सेरिबेलम जो होता है वो बेसिकली वो बहुत ही कन्वोल्यूटेड होता है, ठीक है, और इसका सरफेस इतना कन्वोल्यूटेड क्यों होता है, ताकि वो उसमें एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर सके और न्यूरॉन्स को, ठीक है, उसके लिए। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं, तो ये बेसिकली कंट्रोल्ड
सेंटर होता है रिस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के लिए, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली ब्रेन को जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ आती है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और ये कनेक्शन बनाते हैं ब्रेन के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाना। तो हमने करीब 20 मिनट में हमने पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट चैप्टर बचता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप लोग।